नमस्ते, मैं समीर महेंद्रकर इस एजुकेशन के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। ब्रिटिशकालीन भारत जो हम पढ़ रहे थे उसका ये अगला चैप्टर है। पहले पहले हमने पढ़ा कि ब्रिटिश भारत में कैसे आए। व्यापारियों के तौर पर तमाम यूरोपियन कंपनियां जो थी वो कैसे भारत में उनकी भारत में कैसी एंट्री होती है और वो तब उनका उद्देश्य केवल और केवल व्यापार होता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है तो उन्होंने उसका फायदा उठाना शुरू किया और खास करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लंदन में 1623 के पहले चैप्टर में मैं बता चुका हूँ कि लंदन में जो है कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिशमेंट होती है और बाद में वो भारत में आकर के वो कहते अपने व्यापार करती है। इससे पहले दो यूरोपियन कंपनियां आ चुकी थी जैसे कि पुर्तगाली और डच। पुर्तगाली जो थे वो भारत से मुनाफा कमाने उन्होंने जो भारत से व्यापार करके उन्होंने अपने देश से भारत से कुछ वस्तुएं उन्होंने आयात की और वो अपने देशों में जाकर उन्होंने बेचे तो उनको 7 गुना से ज्यादा मुनाफा दस भी ठीक वैसा ही करते। ये सब देख करके अंग्रेजों का अंग्रेज व्यापारियों का भी व्यापारियों को भी अंग्रेज व्यापारियों को भी लगता है कि हम भी भारत के साथ व्यापार करके हम भी अपने देश में मुनाफा था ये बहुत अच्छी तरीके से कमाते तो वो कैसे
परिस्थितियां बदलती हैं, वो भारत आते हैं और उन्होंने देखा और भी दो कंपनियां जो यूरोपीय कंपनियां वेंचर और डेनिश भारत में व्यापार व्यापार करने आते हैं तो आपके बदले में तकरीबन 16 40 के बाद फ्रेंच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में आए थे, उनका उद्देश्य केवल व्यापार न रहकर अब उनका उद्देश्य होता है कि हम भारत पर शासन करे करे और वो वो उस दिशा में कदम अपना कदम बढ़ाने लगते हैं और किलाबंदी करने लगते हैं। ये देखकर जो है वो बंगाल का नवाब जो समय जो सिराज उद्दौला था वो कहते वो उसको सब कुछ कहते वो क्रोधित होता है और फिर हमने देखा कि वो सिराज दोनों की इतनी दोनों के पास सैनिक बल बहुत ज्यादा था और जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास केवल 400 सैनिक थे और इस परिस्थिति में उसके पास युद्ध लड़ने के लिए पर्याप्त मैन पावर नहीं होती है क्योंकि वो भी सबसे हालांकि उद्दौला की परिवार वाले उसके खिलाफ होते तो अंग्रेजों को ये बात पता चलती कोई ना कोई उनको जाकर के ये बताता है कि परिवार वाले उसके उसको सपोर्ट नहीं कर रहे होते और उसका सबसे भरोसेमंद सेनापति जफर जो था वो मुझे वो पहुंचाने में उसको मनवाने में वो कामयाब हुआ जो थे वो आसानी से कामयाब हो जाते हैं। अब हम और एक युद्ध लड़ा जाता है
जिसका नाम प्लासी था। प्लासी जो है वो बंगाल नामक बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर लड़ा जाता है, जिसके लिए उसको जो है वो प्लासी नाम दिया गया था। और एक युद्ध लड़ा जाता है जो कि यह युद्ध लड़ा गया था। फिर नवाब की इसमें बुरी तरीके से हार होते हैं, क्योंकि केवल और यह युद्ध केवल 2 दिन तक चला था और नवाब की बस पर्याप्त मात्रा में मैन पावर न होने के कारण मैंने सैन्य बल न होने के कारण वो जितना भी सैन्य बल था वो सब जब अपने साथ उनको ले ले जाता है, ले लेता है और केवल दो दिन में ये युद्ध खत्म किया जाता है कि समाप्ति केवल 2 दिन में होती है। और फिर वो दोनों ये युद्ध हार जाता है, जितने भी उसके सैनिक थे जो सिराजुद्दौला के साथ साथ होते हैं, उन्हें भी इस युद्ध के बाद जो मार दिया जाता है। और अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बंगाल की विजय वो जितने भी सैनिक थे उनको जितने भी सिराजुद्दौला के पास सैनिक को उनको मार दिया जाता है। तो हम अभी और बाद में सिराजुद्दौला को भी ढूंढ कर वो मार डालते उसकी हत्या कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दरअसल प्लासी के युद्ध के पश्चात क्या होता है कि जो है वो मिल्क जब जो वो सिराजुद्दौला का सेनापति था वो पर जो है वो हमने दावा करते हैं कि तुम तुम हमारी ओर से नवाब के खिलाफ लड़ोगे तुम हम हम तुम्हें राजगद्दी प्रदान करेंगे, यानी कि हम तुम्हें नवाब का पद प्रदान करेंगे। और फिर को नवाब की गद्दी प्रदान करते और फिर वो शासन करने लगता है मेरे पर, लेकिन वो एक कठपुतली के तौर पर होता है। तभी विशेष अधिकार जो है वो अंग्रेज अपने ही पास रख लेते हैं।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लालसा में बढ़ती जाती है मेरे पर और कुछ नहीं कर पा रहा था। उनकी मांगे पूरी कमी हुई नहीं, वो भी नहीं उनकी मांगे पूरी कर पा रहा था। वो परेशान हो जाता है और तकरीबन 4 साल तक वो अंग्रेजों की पूरी कंपनी नवाब की तरह अंग्रेजों की एक तरह से अंग्रेजों का नौकर बना रहता है। वो अंग्रेजों की मांगे पूरी नहीं कर पाते हैं फिर अंग्रेज वो उसके दामाद मीर कासिम को अपना अगला नवाब जो वो बना लेते। मीर कासिम जो वो मीर जफर की तरह ने तो वो मीर जफर से अलग था। उसने वो सबसे योग्य शासक बन के निकलता है। उसने उसके उसने ये वो ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी और उसने जो है वो कैपिटल वो अपनी राजधानी जो है वो मुंशी से मुंगेर ट्रांसफर कर देता है, जिससे अंग्रेजों को ये पता चलता है कि वो जो है वो मीर कासिम जो है वो जिससे वो मीर कासिम जो वो सबसे महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, ऐसे उसको मुझे पता चलता है। और ये वो कई ब्रिटिशों ने ये आज्ञा का पालन नहीं करना है और कुछ बातों का हम कुछ बातें जो है वो ब्रिटिश के खिलाफ जाकर के वो कुछ कुछ यानी कुछ कुछ कार्य होते हैं जो ब्रिटिशों के विरोध में होते हैं, जैसे कि भारतीय व्यापारियों को और उस समय ब्रिटिश व्यापारियों को ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ज्यादा छूट दे रहे थे, हालांकि भारतीय व्यापारियों को कम छूट दी जा रही थी। मैं कहती हूँ को भारतीय व्यापारियों को ज्यादा प्रोत्साहन देता है
छूट देता और ब्रिटिश व्यापारियों को जो है वो कम छूट देते थे भी अंग्रेज जो थे वो काफी नाराज थे हो गए थे। मेरे वो भी काफी फिल्म को जो है वो इस कार्य के बाद उन्होंने मीर कासिम को अपने उसके पद से हटाने की सोच थे जो किया। सोचिए के बाद मीर कासिम जब वो भाग के पटना चला जाता है समझ और पटना में जो ब्रिटिश क्षेत्र के ऊपर ब्रिटिशों के क्षेत्र के ऊपर आक्रमण करके वो क्षेत्र से वो और कुछ समय के लिए हथियार लेता है और हालांकि उसको पता चलता है कि उसकी सेना जो है वो ब्रिटिशों के युद्ध में हार रही है तो फिर वो भी भाग कर जो वो अवध के नवाब शाह आलम अवध के नवाब और शुजा-उद-दौला के पास जाता है और वो शुजा-उद-दौला से मदद की वो हाथ लगाता है कि वो बाद में वो मुगल सम्राट शाहआलम द्वितीय से भी मुलाकात करता है और उन्हें भी ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने में सहायता उनको भी ब्रिटिशों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए कहता है और दोनों के बीच से संधि हो जाती है और जब तक ये तीनों एक को होते हैं जब तक इन तीनों की जब तक इनकी तीनों ने मिलकर कर जो वो तीनों मिलकर जो प्लान करते कैसे अंग्रेजों को परास्त कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से बाहर कर दे तो उस समय अंग्रेजों को पता लग जाता है कि ये हमारे खिलाफ हमारे खिलाफ विद्रोह करने वाले करेंगे तो तुम्हें वो फिर फिर वो अंग्रेज को बहुत ही अलर्ट मोड में आ जाती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों काफी और करवा दोनों और चार द्वितीय जो और अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध लड़ते वक्त नामक और का पर पर जो कि बिहार में और है
बिहार में स्थित है और हालांकि ये तीनों जीवों को हार जाते हैं, वो पराजित हो जाते हो जाते हैं ब्रिटिशों के सामने। ये युद्ध में ये युद्ध की खास बात इस युद्ध में खास क्या होता है जो हमने प्लास्टिक के युद्ध में नहीं देखा था। इस युद्ध में अंग्रेज प्लास्टिक के युद्ध में जो है वो एक डिप्लोमेटिक तौर पर प्लास्टिक के फेंक का युद्ध जिताता जाता है। हालांकि यह युद्ध जो एक कर्तव्य शक्ति के बल पर अंग्रेज जीत जाते हैं क्योंकि उनके पास आ, 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 आधुनिक हथियार होते हैं एवं की सेना को लड़ाई का प्रशिक्षण होता है और उसकी अनुशासित होते हैं उनके सैनिक जो थे वो काफी अनुशासित थे। ये युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ा गया था और ब्रिटिश की ओर से था और वो हार चुके हैं। युद्ध हारने के बाद मीर कासिम को जम्मू बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी छोड़नी पड़ती है। और अंग्रेजों को 50 लाख रुपया जुर्माने के तौर पर देना पड़ता है और इसके बाद वो एक संयुक्त जिसमें वो मीर कासिम और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ होती है। वो अलाहाबाद की संधि होती है और उसके बाद जो अच्छा दूसरी संधि जो है वो 13 अगस्त 1764 को और जोतिमो शाहजहां द्वितीय को के साथ और नवाब जोतिमो और सुजा उदौला उनको भी इनका हर जगह देना पड़ता है। तो ये था बक्सर का युद्ध। अब नवयुग गौरव कि बक्सर का युद्ध कैसे हुआ के पीछे क्या कारण है। हालांकि मैं जबलपुर जो वो फिर से नवाब बना दिया जाता था जो कि 1765 तक रहते थे और 1776 तक इनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर ब्रिटिश भारत में ब्रिटिशों की लालसा से खत्म नहीं हो पाती वो चाहते थे कि सोने की चिड़िया और लोग कैसे और कैसे लूटा जा सके
तुम शुरू करते स्वेच्छा जो आगे भाग रहे हो हम देखने वाले हैं। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।